वक्त की बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की आज मंजूरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है, आज कैबिनेट की बैठक हुई शाम को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए जो बिल है उस पर मंजूरी मिल गई है केंद्रीय कैबिनेट की। हालांकि इस पर आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है और इसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। खासतौर पर विपक्षी दलों ने कहा था कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लाया जाए। इस बिल के बाद विधायिका में यानी संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी उनको 1/3 सीटें देना पार्टियों की मजबूरी होगा अपने अपने दलों से। और ये बिल 2010 में मनमोहन सरकार के दौरान राज्यसभा में पास हो चुका था, लेकिन लोकसभा में इस बिल को अभी तक नहीं रखा गया था और यही वजह है कि ये कहा जा रहा था कि इस बिल को जल्द से जल्द लोकसभा में रखा जाए और इसे पास कराया जाए, ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। विधायिका में, संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी जरूरी है, इस पर लगातार जोर दिया जा रहा था। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, ये जो खबर है इसके बाद ये अच्छी खबर है और जो इससे जुड़े संगठन हैं, महिला अधिकारों से जुड़े हुए और महिला सांसद हैं जिनकी काफी समय से इस तरह की मांग थी, वो निश्चित ही इससे खुश होंगे। अब निश्चित तौर पर ये तो एक मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही थी। साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि आखिर इसको लोकसभा से पारित कराने में क्यों देरी की जा रही है, और ये मांग लंबे समय से होती आई थी। बल्कि कहें कि 2010 में जब से राज्यसभा से ये पारित हुआ था, उसके बाद से ही ये मांग लगातार उठती आई थी। लेकिन हमने देखा था कि तब भी यूपीए सरकार की ओर से प्रयास किया गया था कि लोकसभा में इसे पारित कराया जाए, लेकिन तीखा राजनीतिक विरोध हुआ था। बल्कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों ने तो उसका इतना तीखा विरोध किया था कि आप जानते हैं कि लोकसभा के भीतर कई जो है अपनी दृष्टि भी देखने को दिखे थे, जो कानून मंत्री के हाथ से ये बिल लेकर के फाड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद से ये मांग लगातार उठती आई है। हम जानते हैं कि इसके पीछे, इस मांग के पीछे एक बड़ी सोच है और एक बड़ा आंदोलन भी है महिलाओं का। वो चाहती है कि उनको बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए। वो जानती है कि राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके है कि उन्हें टिकट मिलना या फिर चुनाव जीतना, इसमें तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक कि उनको आरक्षण न दिया जाए। जब से पंचायती राज में ये व्यवस्था की गई और हमने देखा कि स्थानीय निकाय के बाद से ये मांग और ज्यादा जोर पकड़ने लगी। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है सुशील, बीजेपी ने खुद अपनी ओर से इस मांग का हमेशा से समर्थन किया है और जब राज्यसभा में मतदान हुआ था 2010 में, तब भी बीजेपी ने इसके समर्थन में मतदान किया था। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी किया कि जो पार्टी संगठन है उसमें पदाधिकारियों में 33% आरक्षण बीजेपी ने दिया है। और अब जबकि हम चुनावी साल में हैं, कुछ ही दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, 6 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी की ओर से। लगातार पिछले अगर 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है और बीजेपी को मिलने वाले महिला वोटों की संख्या भी बढ़ी है। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि इससे जो चुनाव है उसमें पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये देखने की बात होगी कि बीजेपी के अपने जो पुरुष सांसद हैं वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कई का नंबर नहीं लगेगा। तो ये भी एक अंदरूनी समीकरण है जिसको साधना बहुत जरूरी है। और दूसरा समीकरण साधना होगा आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी दलों का, जिनका ये कहना साफ तौर पर है कि इसका फायदा जो है कुछ एक बड़े तबके को ही मिलेगा और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वो ये मांग करते आए कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। ये जो 33% आरक्षण होगा इसमें भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये मांग उनकी हमेशा से रही है। तो ये देखने की बात होगी क्या इस मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि क्या ये सरकार जिससे आगे बढ़ रही है, क्या ये एक तरह से जो INDI अलायंस है उसमें भी दरार पैदा करेगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसका विरोध करेंगी तो क्या कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां समर्थन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने कल ही CWC की बैठक में इसका समर्थन किया और इससे पहले भी लगातार कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में आवाज उठाती आई है। तो कांग्रेस या अन्य जो दल हैं वो तो इसका पुरजोर समर्थन करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं क्या वो इसका समर्थन करेंगी, ये भी एक देखने की बात होगी। तो ये कुल मिलाकर के एक बड़ी जीत महिलाओं के अधिकारों के लिए जो वकालत करते हैं उनके लिए मानी जा रही है। और इससे जो पूरी राजनीति है उसकी तस्वीर भी बदल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 17वीं लोकसभा भी मौजूदा लोकसभा है इसमें 78 महिला सांसद हैं और ये करीब 14% है और ये अभी तक के भारतीय के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या महिला सांसदों की है। तो जाहिर सी बात है कि जब महिलाएं आगे आती हैं तो इसका एक सकारात्मक परिणाम भी
राजनीति पर पड़ता है और इसीलिए ये वकालत करते आए थे लोग कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आज ही और भी कुछ फैसले हुए हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो पैनल है सभापति का, उसमें 50% जो है महिलाओं को मनोनीत किया गया। तो ये भी अपनी ओर से सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत है। आपको ये भी बता दूं कि जिस समय कैबिनेट की बैठक चल रही थी सुशील, उसी समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भी मंत्रियों की और सांसदों की बैठक चल रही थी। इसमें निर्देश दिया गया है बीजेपी के सांसदों को, खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास के, कि कल वो लोकसभा में, संसद में जब ये बिल आए तो बड़ी संख्या में महिला समर्थकों को लेकर संसद भवन पहुंचे, ताकि देश भर की महिलाओं को संदेश दिया जा सके कि मोदी सरकार ने उनके हित के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है। जी, और अखिलेश, ये कहा जा रहा था कि संसद के विशेष सत्र में कोई सरप्राइज होगा, तो लगता है यही वो सरप्राइज था जो नई संसद में जाने पर सबसे पहले जिस पर अमल किया जाएगा। निश्चित तौर पर आज सुबह जिस तरह से पीएम मोदी ने संसद भवन में आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि चाहे ये सत्र छोटा है लेकिन इसमें बड़े फैसले होंगे, ऐतिहासिक फैसले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो फैसला है, दो फैसले आप जानते हैं कि इसमें हो रहे हैं। पहला तो ये कि जो पुराना संसद भवन है इससे नए संसद भवन में शिफ्ट हो रहे हैं। कल दोपहर में 1:15 जो लोकसभा की बैठक होगी और 2:30 राज्यसभा की, वो नए संसद भवन में होगी। और दूसरा बड़ा फैसला अब ये साफ हो गया है, जिस तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दी है महिला आरक्षण बिल को, उसके बाद की ये एक दूसरा ऐतिहासिक कदम होगा जो इस नए संसद भवन में और इस विशेष सत्र के जरिए अंजाम दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर इससे अपने दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे, क्योंकि इससे देश की अखिलेश, इस वक्त हमारे साथ जेएमएम की सांसद महुआ माझी हैं इस मसले पर बात करने के लिए। महुआ जी, आज ये खबर आई है कि केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, इसे अब संसद में, लोकसभा में रखा जाएगा। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे। हमें खुशी है कि ये आ रहा है, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारे स्टेट में एसटी, एससी, ओबीसी की भी अच्छी खासी संख्या है, तो उनके साथ न्याय हो, इसके लिए उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल के अंदर इनके लिए भी, क्योंकि अपर क्लास की महिलाएं नहीं तो हावी हो जाएंगी और इसका लाभ नहीं मिल पाएगा एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को, तो हम लोग उसका भी मांग करेंगे। जी, इस बिल का आप समर्थन करेंगे या इसमें कोई संशोधन समर्थन करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लिए भी प्रावधान हो, ताकि जो अपर क्लास की महिलाएं हैं, जो पावरफुल और ज्यादा पैसे वाली हैं, उनका वर्चस्व ना हो। जी, अभी हालांकि इस महिला आरक्षण बिल के डिटेल्स नहीं पता लगे हैं कि इसमें क्या नए बदलाव होंगे। राज्यसभा में 2010 में ये पास हो चुका था, इसलिए सदन में उस हिसाब से जीवित है ये बिल, लेकिन क्या इसमें कुछ नए संशोधन सरकार लेकर आ रही है ये अभी स्पष्ट नहीं है। उसके बाद ही पता लगेगा कि इसमें जैसा आपकी पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण हो, वो है या नहीं। बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें आरक्षण चाहिए महिलाओं के लिए, एसटी, एससी महिलाओं के लिए। और इस मुद्दे पर और भी तमाम पार्टियों की महिला सांसद, आपकी लगातार उनसे बात होती रहती होगी। क्या लगता है आपको कि इसके बाद नई संसद की तस्वीर कैसी बनेगी? ये बिल अगर एक बार पास होता है तो काफी ताकत बढ़ जाएगी महिलाओं। सब में हर्ष है, सब लोग चाह रहे हैं, सभी लोगों का डिमांड है कि विमेन रिजर्वेशन बिल आए। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बड़ा कदम होगा ये, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में सिर्फ 10% और लोकसभा में 14% ही महिलाएं हैं, जो कि बहुत ही कम है आज के समय में, 21वीं सदी में। हमसे ज्यादा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में महिलाओं की संसद में, तो इससे ये बहुत अच्छी पहल होगी। इसका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया महुआ माझी, हमारे साथ जेएमएम की सांसद, इस खास मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, ये बिल जो है महिला आरक्षण से जुड़ा 2010 में मनमोहन सरकार के टाइम पर राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन लोकसभा में उसके बाद नहीं रखा जा सका। तो नई संसद में जब हम जाएंगे तो पुरानी संसद की एक लेगेसी लेकर के जाएंगे कि एक बिल वहां राज्यसभा में पास हुआ था, फिर यहां लोकसभा में उसको अब रखा जाएगा। हालांकि संशोधन होंगे तो दोबारा राज्यसभा में रखा जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिल है जिसमें आप जानते हैं कि एक वाइडर पॉलिटिकल कंसेंसस है, लेकिन जो विरोध है वो बहुत तीखा विरोध है। ये भी हम सब जानते हैं, हमने देखा है 2010 में जो कुछ हुआ है, राज्यसभा की बात करें या फिर बाद में लोकसभा में, वो दृश्य आज भी आप भूल नहीं सकते हैं, जिसमें कि किस तरह से कई सांसद जो एक तरह से हिंसा पर उतारू हो गए थे। तो ये एक बात दबे छुपे स्वर में कही जाती है कि कई ऐसे सांसद हैं जो पार्टियां सपोर्ट करती हैं इस बिल का, उसके भीतर भी ऐसे सांसद हैं, पुरुष सांसद, जो कभी नहीं चाहेंगे कि ये महिला आरक्षण बिल जो है वो कानून बने, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद उनकी जो राजनीति है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी सीट का क्या होगा वो ये नहीं जानते। हालांकि जो
2010 का बिल था सुशील, उसमें प्रावधान किया गया था कि रोटेशन पर होगा, हर 15 साल के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वो चेंज होंगी। तो यानी ये नहीं होगा कि अगर एक सीट पर कोई महिला सांसद के लिए आरक्षण हो गया है तो हमेशा उस सीट से महिला सांसद ही होगी, बल्कि जिस तरह से हम स्थानीय निकाय के चुनाव में देखते हैं कि वहां पर भी रोटेशन होता है, ठीक वैसे ही रोटेशन यहाँ पर लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी करने की बात इसमें कही गई थी। हालांकि आज जो कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है, इसमें फाइनल डिटेल्स क्या है ये देखने की बात होगी कि क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि कई तरह की बातें कही जा रही थी। पहली बात तो ये है सुशील कि सेंसस जनगणना वो नहीं हुई है 2021 में, क्योंकि कोरोना के कारण ये जो गतिविधि थी इसको अंजाम नहीं दिया जा सका। तो वैसे में आप किस लिहाज से करेंगे ये भी एक देखने की बात होगी। और 2026 में डिलिमिटेशन होना है लोकसभा का, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस हिसाब से डिलिमिटेशन करेंगे ताकि ये जो आरक्षण इसको भी आप इसमें समायोजित कर सकें। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें होंगी। आप ये भी जानते हैं कि 33% आरक्षण के साथ साथ एक सुझाव ये भी आता था कि आप सीटें जो है वो बढ़ा दीजिए, कुछ सीटों को आप ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, यानी कि एक ही लोकसभा सीट से दो सांसद हों। एक सांसद जो अभी मौजूदा है वो चाहे पुरुष या महिला हो, और दूसरा सांसद जो है वो केवल महिला हो। इस तरह से 180 सीटों की बात कही जाती थी। और अब क्योंकि नई संसद भवन में आप देखते हैं कि 888 सीटें हैं लोकसभा की, जहां पर कि 888 सांसद आराम से बैठ सकते हैं, तो वैसे में क्या ये भी एक तरीका हो सकता था, ये भी चर्चा चल रही थी। लेकिन अभी देखने की बात होगी, क्योंकि जो 2010 का बिल था उसमें ये सारी बातें नहीं थी। और ये भी हमें देखना होगा कि चूंकि आपको ये फैसला राज्यों में भी लागू करना है, विधानसभाओं में भी लागू करना है, तो क्या राज्यों की भी इसमें मंजूरी की जरूरत है या नहीं। और दूसरी बात ये भी होगी कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर में, क्या आप उनको उसी में लागू कर देंगे या नहीं। जी, अखिलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हैं। हिमांशु, ये जो खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है महिला आरक्षण बिल को, इससे पार्टियों को भी अपनी रणनीति फिर नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी, उन्हें वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा और अपनी पूरी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। क्या इस पर अभी कुछ दलों की कोई प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है? जेएमएम की प्रतिक्रिया हमने अब से कुछ देर पहले सुनी, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, आज जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस है, उनके सांसदों ने आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग की वहां पर कि देरी हो रही है महिला आरक्षण बिल को लाने में, और उनकी मांग है कि महिला आरक्षण बिल को जल्दी से जल्दी लाया जाए। तो आज जब से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, उसी दिन से ये सुगबुगाहट है कि सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। और इसलिए आप देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी रविवार को, उसके बाद बीजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं पिनाकी मिश्रा, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक जो बिल है जो लंबित है लोकसभा में, वो जल्दी लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेडी ने लोकसभा चुनावों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया था। इसी तरह का प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी ने भी, तृणमूल कांग्रेस ने भी बढ़ाया है। तो एक उत्सुकता थी, क्योंकि ये पार्टियां जो हैं वो समय समय पर लगातार ये मांग उठाती रही हैं। हालांकि साथ में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, जो लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनका कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2010 में कांग्रेस ने ही वो बिल पारित कराया था, हम चाहते हैं कि इस बिल को लाया जाए। लेकिन साथ ही जो कुछ राजनीतिक दलों के सवाल हैं, मांग है आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर, इस सवाल को भी एड्रेस करना महत्वपूर्ण होगा। ये बात अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने कही थी। और इसके बाद मनोज झा ने जो पहली प्रतिक्रिया दी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी सही प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि उनको अलग से आरक्षण देने पर हिमांशु, हमारे साथ इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन है। हिमांशु, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन है फोन लाइन पर। आपको ये जो खबर मिली है, महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो आपकी पार्टी का इस पर क्या रुख है, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? देखिए, अगर ये सच है, मंत्रिसभा ने अगर ये सम्मति दिया है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्शन इज द कंपल्शन ऑफ देम, ऑफ द ट्रेजरी बेंच, क्योंकि 9.5 साल चले गए, 10 साल होने वाला है, इलेक्शन सामने है, तो अच्छे दिन का सरकार कुछ दिखा नहीं पाया। डिमोनेटाइजेशन किया, काला धन वापस नहीं आया, जीएसटी फ्लॉप हो गया, एनपीआर एनआरसी सीए काम में नहीं आया, फार्म बिल किया वापस कर लिया,
तो कुछ तो करना है। डिसइन्वेस्टमेंट में रेल से भेल, सेल से BSNL को बेच दिया, प्रॉफिटेबल PSU को बिखर दिया, तो करेगा क्या? 10 बरस में 2 बार थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ तो देना है। सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है बोल में तो इलेक्शन पार नहीं होगा। इसीलिए बिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी हम विलंबित बोधोदय को भी स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दिन से भारी पड़ चुके थे। इतने दिन आगे अभी इलेक्शन को सामने रख के ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी लेके ये कैबिनेट में डिसीजन किया। ठीक है, फिर भी बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी ने, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इधर 50% भी पंचायत में आरक्षण किया महिलाओं के लिए। 33% के जाएगा, 45 तो कर चुके हैं MP MLA के लिए भी। तो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अगर मोदी जी को, ममता जी को देख के बाद में भी सीखने लगा तो अच्छा है। स्वास्थ्य साथी देख के वो आयुष्मान भारत सीखा, कृषक बंधु देख के PM किसान निधि योजना सीखा। तो अगर ये भी करेंगे तो अच्छा है। बेटर लेट देन नेवर। अगर महिला आरक्षण बिल 33% के लिए वो कैबिनेट डिसीजन किए हैं, अगर डिस्कशन करेंगे सदन में तो अच्छा है। एट इलेक्शन के लिए वो ये सब कर रहे हैं बेवजह। इतना दिन वो सो रहे थे क्या? 9.5 साल हो गए, इतने सारे बोल लेते हैं, तो 9.5 साल क्यों लग गया ये सोचने में? फिर भी हम स्वागत करते हैं बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, बिलेटेड ही सही। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन भी हैं। रंजीत जी, ये जो खबर आई है इसका कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, यह बिल हमारा ही है, राज्यसभा से हम लोगों ने पास कर लिया था, और मैं बिल्कुल कहूंगी कि 9.5 साल के बाद इनको होश आ रही है। ये बहुत पहले भी लेकर आ सकते थे, लेकिन अगर अभी भी विमेन रिजर्वेशन बिल आता है, क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं, बेनिफिट देख रहे हैं। आगे 5 स्टेट के इलेक्शन है, 24 में लोकसभा है, हर बार एक नया जुमला लेके आते हैं। हम लोग होपफुली ये चाह रहे हैं कि ये जुमला नहीं हो। आप विमेन रिजर्वेशन लेकर आइए, डिस्कशन कीजिए और पास करिए। कांग्रेस उसका स्वागत कर रही है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए लेके आए थे, और जो पूरा सक्सेस हो रहा है। तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा इन सब चीजों को एक ट्रम्प कार्ड की तरह सत्ता पाने के लिए गेम की तरह खेलती है। आज महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, काले किसान के काले कानून का जवाब नहीं है। मैं तो कहूंगी कि विमेन रिजर्वेशन के साथ साथ आपने जो किसानों की आमदनी को डबल करने की बात कही थी, उसका भी ये जो विशेष सत्र है, प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि ये छोटा है लेकिन बहुत बड़ा होगा, तो मुझे लगता है किसानों की खुशहाली के लिए आपके चुनाव में आपको भी बेनिफिट देगा। आप MSP को भी डबल करने का काम कीजिए। जी, और आपको ये लगता है कि इस मसले पर, जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं, गोपनीयता के बजाय सर्वसम्मति अच्छी रहती, इसे सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे को लाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल ये सदन की और सरकार की परंपरा रही है। कुछ भी लाने से पहले आप सर्वदलीय बैठक करते हैं और विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। आप विमेन रिजर्वेशन बिल को सरप्राइज के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान से ये छिपाना चाह रहे हैं। ये कौन बिल लेकर आया था और किसने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, और आज राज्यसभा में ऑलरेडी पास है। ये हर चीज को अपने बेनिफिट से देखते हैं और मीडिया के माध्यम से, अपनी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अगर ये सदन की परंपरा और लोकतंत्र की परंपरा और उसके सम्मान को अगर रखते, तो पहले आपको सर्वदलीय बैठक में इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए था और बताना चाहिए था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया गया है और अपोजिशन को नॉलेज में ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या बताने वाले हैं, आप कौन से बिल लाने वाले हैं। एक तरफ आप 75 साल पूरे हो गए,
संविधान और अमृतकाल की बात कर रहे हैं और 75 इयर्स के सक्सेस को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ नो क्वेश्चन, नो स्पेशल मेंशन, नो 0 आवर, इस तरह से आप विपक्ष को एक तरह से लोकतंत्र के जो सदन में वाद विवाद की परंपरा रही है, एक आप सामने उसका एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि न आप नॉलेज में रख रहे हैं विपक्ष को कि हम ये बिल लाने वाले हैं और ना ही उनको कुछ बोलने के लिए दे रहे हैं। पिछला आपने सेशन भी देखा होगा कि हम मणिपुर पे बहस की मांग करते रहे, आपने पूरे 20 दिन डिमोलिश किए, लास्ट के 2 दिन में डिस्कशन कराया और अभी आप इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे पूरा देश और हिंदुस्तान आपके आदेश से और आपके डिक्टेटरशिप से चलता है। आपको जब मन करेगा स्पेशल सेशन लाएंगे, आपको जब मन करेगा आप चाहते हैं, इसलिए आप सरप्राइज के तौर पे ये दिखाएंगे कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आ रहे हैं। ये कोई गिफ्ट भाजपा को दिया हुआ नहीं है, हम स्वागत करते हैं क्योंकि पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरी कांग्रेस ये चाहती थी कि महिलाओं को भागीदारी मिले और बहुत अच्छी से भागीदारी मिले। जिस तरह हमने राजस्थान में 50% दिया, पंचायती राज में एटलीस्ट पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव में, असेंबली में हमें कम से कम 33% का तो अधिकार मिले, तो हम इसका स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया रंजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए जो आपने इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया जताई। हमारे साथ बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल भी हैं। सुनीता जी आपका स्वागत है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र में रखा जाएगा। हालांकि सर्वदलीय बैठक में ये जानकारी नहीं दी गई थी और सरकार ने ये एक आश्चर्यजनक एकदम जो है इसे आश्चर्यजनक तरीके से लेकर आई है। लेकिन बाकी दलों का जिनसे हमने बात की, चाहे टीएमसी है या जेएमएम है, कांग्रेस है, उन सब का कहना है कि ये राजनीतिक वजहों से सरकार ने ऐसा किया है और सरकार को इसमें और भी कई प्रावधान रखने होंगे। एससी एसटी जो है उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखना होगा। आप कैसे देखती हैं इस कदम को जो आज ये खबर सामने आई है कि ये बिल इस विशेष सत्र में पेश किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग अवेटेड ये हमारी सभी जो महिलाएं हैं उनकी मांग थी और जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाया है, उनको तवज्जो दी है। चाहे हम बात करें मंत्रिमंडल विस्तार में, जिस तरह से जितनी ज्यादा संख्या में हमारी आज के समय में जो है वो महिला मंत्रीगण हैं, वो इतनी आज से पहले कभी नहीं थी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर महिला सांसद किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनकी हमेशा ये सोच रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे उसमें अगर आज कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास किया है तो मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक बात है इसके ऊपर डिबेट करने की, तो कल सभी दलों को मौका मिलेगा, उसके ऊपर सभी अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, सभी इसके ऊपर पूरी डिबेट कर सकते हैं खुलकर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सभी को चाहिए कि वो इस कदम का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच लेकर सदा ही उनके मन में ये भाव रहा है कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, महिलाओं को जो है पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। सबको स्वागत करना चाहिए और काफ़ी समय से महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में मांग उठ रही थी। कई दल इसके पक्ष में थे, खासतौर पर महिला सांसद लगातार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कर रही थी संसद में या विधानसभाओं में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, इस समय जो महिला सांसदों की स्थिति है लोकसभा में, अगर 33% आरक्षण होता है तो कितना बढ़कर कितनी हो जाएगी? आपको बता दें कि जो 17वीं लोकसभा है सुशील, इसमें 70 महिला सांसद है, तो ये अभी तक के भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। और ये बिना आरक्षण की संख्या है क्योंकि आप जानते हैं कि ये टिकट देने का जो फैसला होता है राजनीतिक दल करते हैं और टिकट देने में कोई आरक्षण नहीं होता है, इसलिए ये विजिबिलिटी इनके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। इसके बावजूद 78 महिलाएं आज की तारीख में 17वीं लोकसभा में है। और जब 33% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा तो अगर आप जो मौजूदा फॉर्मेट इसी में आरक्षण लागू करने की अगर बात करें तो ये संख्या 543 क्योंकि टोटल संख्या है लोकसभा के सांसदों की, तो उसका 33% अगर आप मानते हैं तो वो करीब 180 बैठता है। तो यानी आप ये मान करके चलिए कि कम से कम 100 महिला सांसद की संख्या और बढ़ जाएगी ये आरक्षण लागू होने पर। तो निश्चित तौर पर ये एक बदली हुई तस्वीर लोकसभा की पेश करेगा जब भी ये लागू होता है।
जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में ही ये संभव हो पाएगा। और इसके बाद जो 18वीं लोकसभा होगी, ये महिला आरक्षण लागू होने के बाद निश्चित तौर पर एक वो अलग ही तस्वीर पेश करेगी, जहां पर कि कम से कम 180 महिलाएं, उनकी उपस्थिति वहां पर सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं की सीट पर ही महिलाएं जीत करके आएंगी, बल्कि जो सामान्य सीटें होंगी, जो अनारक्षित सीट होंगी, वहां पर भी राजनीतिक दल विनेबिलिटी या अन्य फैक्टर्स को देखते हुए महिलाओं को टिकट दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप मान सकते हैं कि ये संख्या 18वीं लोकसभा में 200 के पार भी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, और ये निश्चित तौर पर जो मांग रही है महिला संगठनों की, उसे पूरा करने की दिशा में, और जो उद्देश्य के साथ ही आरक्षण लेने की मांग की जा रही है, वो उद्देश्य पूरा करने में भी काफी हद तक कामयाब हो पाएगी। लेकिन इसके अपने राजनीतिक समीकरण है, गुणा भाग है, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई पुरुष सांसद है जो नहीं चाहेंगे कि ये आरक्षण हो, क्योंकि ये आरक्षण लागू होने का मतलब ये होगा कि उनके हाथ से हमेशा के लिए उनकी लोकसभा की सीट छिन जाना, उनकी राजनीति पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाना। तो ऐसे में अब आगे वो क्या करेंगे, किस तरह से अपनी पार्टियों को कन्विंस करेंगे, या क्या इसमें सुधार चाहेंगे या क्या अमेंडमेंट चाहेंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन आरजेडी क्या करती है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, कहती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि यही दो पार्टियां खासतौर से थी जिन्होंने पिछली ये मांग उठाई थी कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है 33%, इस आरक्षण के भीतर भी जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए। जी, अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, ये लगातार सरकार पर आरोप लगता है कि कई बिल सरकार बिना चर्चा कराए या बहुत कम चर्चा करा के ही पास करा देती है। महिला आरक्षण बिल ऐसा बिल है जिस पर हर पार्टी अपनी बात रखना चाहेगी और विस्तार से चर्चा करनी चाहेगी। तो क्या आपको लगता है कि इस छोटे से सत्र में इतना समय मिल पाएगा? देखिए, इसीलिए 3 दिन का समय जो है वो विधायी कार्य के लिए रखा गया था, और ये इसलिए रखा गया था ताकि विस्तार से चर्चा हो सके। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी कि वो इसमें महिला आरक्षण बिल को पारित करवाना चाहती थी। 2 बड़े काम इन 5 दिनों में हो रहे हैं। पहला तो ये कि संसद जो है पुराने संसद भवन से नए संसद में जा रही है, सारी लोकसभा और राज्यसभा। और दूसरी बात ये होगी, इसमें महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित कराया जा सकता है। ये संविधान संशोधन बिल है, आप जानते हो, इसके लिए 2/3 संख्या वो होना जरूरी है। लोकसभा में तो सरकार के पास है, लेकिन राज्यसभा में संख्या नहीं है, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए उसे कांग्रेस का साथ चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो दल है जो लगातार महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती आई है, और अभी हाल में भी जो शेड्यूल की बैठक हुई है हैदराबाद में, वहां पर भी कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। तो ऐसे में सरकार को ये संशोधन पारित कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। संख्या बल इस बिल के पक्ष में है, लेकिन विरोध जो है, उस विरोध का समाधान कैसे होता है, उसका रास्ता क्या निकाला गया है, ये जब बिल की कॉपी मिलेगी उसके बाद समझ में आएगा कि सरकार ने इसमें क्या नए संशोधन किए हैं, ताकि जो पार्टियां या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें भी साथ दिया जा सके। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हैं। हिमांशु, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हमने लगभग सभी 4 जो मुख्य दल हैं उनकी महिला सांसदों की भी राय इस पर सुनी है, और विपक्षी दलों की जो सांसद है उनका कहना है कि सरकार एक सियासत के तहत इसको लेकर आई है, और उनका भी कहना है कि अभी कुछ साफ नहीं है कि इस बिल में क्या प्रावधान होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, और उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 2010 में बिल पास हुआ था उससे ये बिल कितना अलग होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा है वो 2010 के बाद बदली है। पिछले 13 साल में काफी कुछ बदला है, और अगर आप देखें, अगर हमारे जो चुनाव हुए, जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हुए इन 13 सालों में, अगर उसमें 2-3 जो बहुत बड़ा बदलाव दिखता है वो है जो महिला मतदाताओं का जो महत्व है वो काफी बढ़ा है। मुझे याद है, मैं बिहार में विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, हर तरफ ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप किया है, उनके लिए योजनाएं शुरू की हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके शिक्षा के लिए, जो लड़कियां हैं उनके पढ़ाई के लिए उनको साइकिल मुफ्त में नीतीश कुमार ने दिलाया था। और उसके बाद से ही लगातार पिछले लोकसभा में हमने देखा, बीजू जनता दल ने कहा कि हमारे जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उसमें एक अच्छा तबका महिलाओं का होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपने जो उम्मीदवार उतारेंगे उसमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा। और आज देखिए, प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोल रहे थे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने 2 बयान आज दिए हैं और एक संकेत दिया है कि वो एक ऐतिहासिक पहल करने वाले हैं। और मैं 30 सेकंड लूंगा आपका। इसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अभी तक संसद में 7500 के आसपास जनप्रतिनिधि ने अपनी भूमिका निभाई है,
और इसमें महिलाओं की संख्या करीब 600 है। और ये एक संकेत था कि जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन आज़ादी के बाद से अब तक नहीं मिल पाया है। और ये बात बहुत प्रमुखता से आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कही थी। मुझे लगता है पहला संकेत था कि वो अब इस दिशा में आगे कोई बड़ी पहल करने वाले हैं। सुशील जी, और आपको लगता है कि इससे अब बीजेपी को कुछ फायदा हो जाएगा चुनाव में? क्या बीजेपी के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है एक मुश्किल सवाल आपने पूछा है, क्योंकि 2010 में मुझे याद है जब राज्यसभा में इसको पारित कराया गया था, उसके बाद जब 2014 में बहुत स्पष्ट बहुमत, एक स्पष्ट मैंडेट मिला था मोदी सरकार को, उस वक्त से ही कई राजनीतिक दलों को ये उम्मीद थी कि अब बीजेपी इस बिल को लेकर आएगी। लेकिन इस बिल में शायद मुझे लगता है 13 साल की देरी हुई है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, जो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। और इसलिए आप देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल लगातार उठता रहा। हर सत्र से पहले कई राजनीतिक दल कहते रहे इस सत्र में महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, लेकिन इस पर बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने गंभीरता से पहल नहीं की। लेकिन अब इस बार आखिरकार 8 महीने अभी भी बचे हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ये बात भी है कि इतने बड़े फैसले को लागू करने में वक्त लगेगा, क्योंकि आप विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको राज्य स्तर पर राज्यों में विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। इसमें लंबा वक्त लगेगा और साथ ही चुनाव आयोग को भी अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी, जिसका जिक्र अखिलेश जी ने कई बार किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही इसे जमीन पर लागू करना होगा। तो अभी करीब 8 महीने का वक्त है राज्य सरकारों के पास, राज्य विधानसभाओं के पास, चुनाव आयोग के पास, कि इसकी जो मोडालिटीज हैं, इस इतने बड़े कानून को जब आप राज्य स्तर पर ले जाएंगे, जब राज्य विधानसभाओं में इस पर चर्चा होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति वहां पर भी मुख्यमंत्रियों को दिखानी होगी। क्योंकि यहां पर जो अभी तक हमने बात की है, कोई भी राजनीतिक दल खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब लोग इसका समर्थन कर रहे थे तो 13 साल से ये बिल क्यों लंबित रहा लोकसभा में? राज्यसभा में जो वो तस्वीर, भयावह तस्वीर सामने आई थी, जिसमें बिल की कॉपियां फाड़ी गई थी, बहुत सारे सांसदों के खिलाफ मार्शल का इस्तेमाल किया गया था और बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ी थी, और उस हंगामे के बीच ये बिल पारित हुआ था। लेकिन उसके बाद से न यूपीए सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और न ही 9.5 साल बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने कोई पहल की। इसमें एक अंडर करंट है, एक सोशल अंडर करंट है, जिसका जिक्र बहुत अच्छे से विस्तार से अखिलेश जी ने किया है। कि इसमें मान लीजिए आप जो सांसद अभी हैं, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को डेवलप किया है, जहां पर उनके अपने लोग हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, और उन्हें अपनी ताकत लगाई है पिछले 15-20 साल में, उसको नर्चर किया है, उसको अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पे डेवलप किया, वहां उनकी राजनीतिक पकड़ है। क्या वो अपनी पकड़ को छोड़ने को तैयार होंगे? ये सवाल निश्चित तौर पर उठेगा। अभी इंतजार करना चाहिए कि सरकार कितनी जल्दी बिल के प्रारूप को सार्वजनिक करती है। सुशील जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर दिया है और इसके बाद जो सूत्र शब्द है वो हमने हटा दिया है। अखिलेश, अब तो क्लियर हो गया, अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये बिल आ ही रहा है। आज दिन भर भी जिस तरह की गतिविधियां चली थी सुशील, उससे यह समझ में आ गया था कि सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे हैं कि पीएम मोदी जब बोले लोकसभा में, तो उन्होंने जिस तरह से आंकड़ों का जिक्र किया और कहा कि अभी तक 75 वर्षों में संसदीय इतिहास में 6,500 अगर सांसद हुए तो उनमें करीब 600 महिला सांसद हुई है। तो ये बार बार जो महिलाओं की बात वो कर रहे थे, उससे भी ये समझ में आ रहा था कि मंशा क्या है। और सुबह भी जब वो संसद भवन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि चाहे सब कुछ होता है लेकिन बड़े काम होंगे, इसमें ऐतिहासिक काम होंगे। तो उससे भी समझ में आ रहा था कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उसके बाद दोपहर में भी जब राज्यसभा सभापति की ओर से पैनल का अनाउंसमेंट किया गया, जो कि सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का कार्रवाई का संचालन करते हैं, उसमें भी 50% महिलाओं को नामांकित किया गया। तो वो भी एक संदेश दिया गया। इसके साथ साथ हमारी जो लगातार आज बैठकें हो रही थी, उन मंत्रियों से भी चर्चा होती आई, तो वो भी इस तरह का इशारा कर रहे थे कि आज जो शाम को कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें महिलाओं को लेकर के ही, आरक्षण को लेकर के ही फैसला हो सकता है। और अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की ओर से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कैबिनेट की बैठक का जो फैसला हुआ उसका स्वागत किया है। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि जो कैबिनेट का फैसला हुआ इसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। जो हमें बताया भी गया था, ये कहा गया था कि आज इसकी कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन अब जिस तरह से ये खबर फैल चुकी है
और सरकार की ओर से कोई इसका खंडन नहीं आया है। मैं तो ये मान करके चला जा रहा है कि कैबिनेट ने यही फैसला किया है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। हमारे सूत्र भी इस बात को लगातार इशारा कर रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री की ओर से भी इस तरह का बयान आया है। आप बीजेपी की जो महिला सांसद है उनकी भी हम बातचीत सुन रहे थे, वो भी इसका स्वागत कर रही है। तो ये मोटे तौर पर अब मान लिया जाना चाहिए कि चाहे सत्र छोटा है लेकिन बड़ा फैसला हो रहा है। महिलाओं को भागीदारी देने की, उनकी आवाज को बुलंद करने की जो एक कोशिश लंबे समय से चलती आई। गीता मुखर्जी, आपको याद होगा, सीपीआई की सांसद हुआ करती थी और उनके साथ कई महिला सांसद जिसमें कि वृंदा करात भी शामिल थी, जिनमें सुषमा स्वराज भी शामिल थी। ये तमाम ऐसी महिला सांसद हैं जो लंबे समय तक लड़ाई लड़ती आई थी कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, उनकी आवाज बुलंद हो सके। और जो बात आप स्थानीय निकाय के लिए करते हैं वो आप लोकसभा में और विधानसभा में क्यों नहीं कर सकते, ये बात भी वो लगातार उठाती आई है। हमने भी आंकड़े का जिक्र किया था कि जो 17वीं लोकसभा यानी मौजूदा लोकसभा है इसमें 78 महिला सांसद हैं और जाहिर सी बात है कि ये सब अपने बूते पर अपने दम पर जीत करके आई, क्योंकि कोई आरक्षण नहीं है। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाहिर सी बात है कि उनकी क्षमताओं को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनके काम को देखकर उन्हें टिकट दिया और 78 जीत करके आई। यही अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। और अगर आरक्षण होगा तो हम कह रहे हैं कि 180 के करीब सांसद जो है वो महिला सांसद होंगी। और इसके अलावा भी सामान्य जो अनारक्षित सीट होगी वहां से भी महिलाएं लड़ सकती है, वहां से भी वो जीत करके आ सकती है। तो करीब 200 सीटों पर आप मान के चलिए कि 18वीं लोकसभा में आपको महिला सांसद दिखाई दे सकती हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। हमारे देश की आधी आबादी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाती है, काम करने के अवसर में वो पीछे रह जाती है। और ये भी एक आकलन है अर्थशास्त्रियों का कि अगर भारत को 2045 तक विकसित देश बनना है तो वर्क फोर्स जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। और जाहिर सी बात है कि महिलाओं की भागीदारी वर्क फोर्स में तभी बढ़ेगी जब इस तरह के कानून बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। और जब इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो कानून होंगे वो अभी तक अगर एक पक्ष में झुके आते हैं पुरुषों के पक्ष में, तो कम से कम आगे से इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं के हक की बात भी की जाए। और शायद ये एक बड़ा फैसला इस लिहाज से भी हो कि जो वर्क फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश है उसमें भी इससे मदद मिल पाए। जी, और निश्चित ही ये स्वागत योग्य कदम है। महिला आरक्षण बिल संसद के विशेष सत्र में रखा जाएगा, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 2018 का एक राहुल गांधी का पत्र जो प्रधानमंत्री को लिखा था वो सामने रखा है, जिसमें कहा गया है कि आप अगर महिला आरक्षण की पैरवी करते हैं, उसके पक्षधर हैं, तो जल्द से जल्द ये बिल पास कराएं। कांग्रेस इसके समर्थन में है। अब अगर इसको सियासत के लिहाज से देखा जाए, देश की आधी आबादी को आपने प्रतिनिधित्व दिया, वो भी 1/3, हालांकि आधी आबादी को आधा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये आने वाले चुनाव में, खासतौर पर जो अगले 1-2 महीने में चुनाव आ रहे हैं, 2-3 महीने में, कुछ फायदा देगा? ये तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता सुशील कि जो फैसला है ये राजनीतिक मकसद से भी किया जाए। इसमें ये बात जरूर है कि महिला का सशक्तिकरण हो, ये तो एक उम्मीद है ही है, साथ ही ये लक्ष्य भी है। लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नुकसान क्या होगा, ये भी जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल है, चुनाव उनको लड़ना होता है और इस लोकतंत्र में जनमत ही जो है संख्या कितनी होती है वही मैटर करती है। तो ये तो राजनीतिक तो मकसद तो इसके पीछे है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है जो बीजेपी का अपना आकलन है कि अगर 2014 से लेकर के अभी तक के आप चुनाव देखें तो उसमें बीजेपी का असेसमेंट ये है कि न केवल मतदान में महिलाओं की संख्या बढ़ी है बल्कि जो बीजेपी को महिला मतदाताओं के वोट मिलते थे उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। तो ये महिला मतदाताओं के बीच में बीजेपी की लोकप्रियता पहले से ही है, ये बीजेपी मानती है। और जब आप महिलाओं के हित में इतना बड़ा कदम उठाते हैं जिसकी मांग आज से नहीं बल्कि 1986 में सबसे पहली बार जो है उसको कोशिश की गई थी कानून बनाने के लिए, तब से लेकर के अभी तक कोई एक मामला लटका हुआ है और आप उसको सफल करने में, कामयाब करने की दिशा में कदम उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं को सकारात्मक संदेश देता है। और केवल महिला आरक्षण की बात नहीं है बल्कि आप देखें अगर 10 साल में, 9.5 साल में, तो ऐसी कई योजनाएं मोदी सरकार लेकर के आई है जो टारगेटेड है महिलाओं के लिए, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो या शौचालय बनाने की बात हो, ये वो सारी स्कीम्स हैं जो सीधा फायदा महिलाओं को पहुंचाती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव में जाना और महिलाओं से बात करना और उनके वोट मांगना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कानून बनने के बाद बीजेपी कह सकती है कि चाहे कांग्रेस और बाकी पार्टियां इसको लागू करने की मांग उठाती आई हो, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि 2018 का राहुल गांधी का भी एक ट्वीट अभी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि महिला आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये पूछती है कि आपने जब 2010 में राज्यसभा में इसको पारित करवा लिया था और बीजेपी ने इसको पूरा समर्थन भी दिया था,
आपकी सरकार रहते हुए क्या हुआ कि आप 4 साल तक सत्ता में रहने के बाद, यानी 2010 से 2014 तक इसको लोकसभा में पारित नहीं करवा पाए। तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसका श्रेय भी लेने का प्रयास करेंगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी करेंगी। जी, और इस बिल के विरोध में कुछ दल भी रहे। हिमांशु, कौन कौन से दल इस बिल के विरोध में रहे और अब आपको लगता है कि कुछ दलों ने अपनी राय बदली भी होगी? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि 2010 में जब कांग्रेस उस वक्त की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस दौरान जितने भी पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले दल थे, उनकी ये मांग थी कि इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब से ये स्पेशल सेशन कॉल किया गया है, उस दिन से ही लगातार इस बात की सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में रही है कि सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। और इसलिए मनोज झा ने इस सेशन कॉल होने के कुछ ही दिन बाद ये बहुत साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जब आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व का एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए जब आप महिला आरक्षण की बात देश में करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने भी मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पहल तो हमने की और हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए इसे राज्यसभा में पारित कराया था, लेकिन आज सवाल आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर भी कई राजनीतिक दलों की तरफ से उठ रहे हैं और इस सवाल को भी एड्रेस करना जरूरी है। देखिए, अभी ये औपचारिक तौर पर जो बिल का प्रारूप है, जो प्रावधान है, क्या ये बिल बहुत मिलता जुलता है जो बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, या फिर सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, अभी तस्वीर साफ नहीं है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इसलिए राजनीतिक दलों को भी थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि उन्हें भी अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करके पार्टी की रणनीति तय करनी होगी। लेकिन इतना जरूर है सुशील, कि पिछले 13 साल में जब से राज्यसभा में इस बिल को पारित कराया गया, महिलाओं का जो महत्व है भारतीय राजनीति में वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहा है। और पिछला जो लोकसभा चुनाव था, मुझे याद है, उसमें बीजू जनता दल और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि हमने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं, क्योंकि जब महिला एक महत्वपूर्ण मतदाता के तौर पर उभरती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके भलाई के लिए जिन कदमों को उठाया जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वो सारे पहल सरकार उठाए। और इसलिए देखिए, बिहार चुनाव में लगातार ये सवाल उठता रहा कि नीतीश कुमार बार बार उन्होंने महिलाओं को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर डेवलप किया है, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त साइकिल वगैरह उन्होंने उसके लिए योजनाएं बनाई, उसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार को मिला। और उसके बाद से लगातार चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमने बढ़ाया है, ये दावा कई राजनीतिक दलों ने किया है। और इसलिए जब से विशेष सत्र कॉल किया गया है, आप देखिए लगातार सर्वदलीय बैठक में भी एनसीपी की तरफ से, बीजू जनता दल की तरफ से, कई दूसरे पार्टियों ने, बीआरएस के नेता के कविता कई बार सांसदों को चिट्ठी लिख चुकी हैं और उन्होंने ये भी मांग की थी कि इस पर कानून जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। आज भी जो बीआरएस है, जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके सांसदों ने आज बहुत देर तक प्रदर्शन किया गांधी प्रतिमा के सामने। वो मांग करते रहे कि महिला आरक्षण बिल को सरकार को लेकर इसी विशेष सत्र में आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। नए संसद के बिल्डिंग में हम जाने वाले हैं, वहां पर कार्रवाई 20 तारीख से शुरू होने वाली है और एक अच्छा इतिहास बनेगा अगर हम एक ऐतिहासिक कानून उस नए बिल्डिंग में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बनाते हैं। इससे एक नई परंपरा की शुरुआत नए संसद भवन में होगी। और आखिरकार देर शाम करीब 2 घंटे चली कैबिनेट की बैठक के बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने 3 कैबिनेट मंत्रियों से बात किया है, तीनों ने कहा कि इस पर अभी हम सार्वजनिक तौर पर कुछ बात नहीं करना चाहते, हम इसके बारे में कोई जानकारी आपसे साझा नहीं करना चाहते। तो सरकार ने अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं। जब बिल का प्रारूप सार्वजनिक होगा तो वो बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि सरकार आगे किस दिशा में किस तरह बढ़ने वाली है। जी, बिल का प्रारूप यानी उसका मसौदा सामने आएगा, तब डिटेल पता लगेंगे कि इसमें असल में है क्या। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार के पास ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हुआ। उधर जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी ट्वीट कर समर्थन किया है बिल का, लेकिन उन्होंने लिखा
कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। तो कांग्रेस ने बिल का स्वागत तो किया है, लेकिन इसमें पेंच भी ढूंढे हैं कि ये सर्वदलीय बैठक में मुद्दा क्यों नहीं आया। सभी पार्टियां कह रही थी कि सरकार कोई अचानक सरप्राइज ला सकती है, तो शायद यही वो सरप्राइज था जो सरकार लेकर आ रही है संसद के विशेष सत्र में। और इस बिल को पास कराने के रास्ते में कोई खास बाधा नहीं दिखती। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश, ये बिल जब पास होगा तो एक नई शक्ल में पास होगा। इसका मतलब है कि इसको लोकसभा में पास कराने के बाद एक बार फिर राज्यसभा में दोबारा पास कराना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2010 में जब राज्यसभा में पारित हुआ था, उसके बाद ये लोकसभा में पेश करने का इसको प्रयास किया गया, तो ये बात उठाई गई थी कि देखिए ये बिल जो है जीवित है, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, राज्यसभा हमेशा चलती रहती है, तो राज्यसभा जो बिल पारित कर देती है वो हमेशा जीवित रहता है। लेकिन इस मामले में हुआ ये है कि काफी लंबा समय हो चुका है, 13 साल इस बात को हो चुके हैं और इस बीच कई डेवलपमेंट हुए हैं। कई जो हमारी जो डेमोग्राफी वो बदली है, जो मुद्दे हैं वो बदले हैं और साथ ही साथ सोच भी बदली है लोगों की। तो इस लिहाज से इसमें जाहिर सी बात है कुछ बड़े परिवर्तन किए गए होंगे। अभी हमारे पास क्योंकि बिल की कॉपी नहीं है, इससे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच में आपको एक जानकारी दे दूं कि राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो ट्वीट किया था वो अब डिलीट कर दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था, स्वागत किया था कैबिनेट के फैसले का, उससे अब ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अभी चूंकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ये फैसला किया गया था कि कोई ब्रीफिंग नहीं करनी है और सत्र अभी चल रहा है, तो ऐसे में शायद ये सोचा गया होगा कि इसकी घोषणा अलग तरीके से की जाए। जैसे हमने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम बीजेपी सांसदों से बातचीत की है और ये निर्देश दिया है कि कल बड़ी संख्या में अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से महिलाओं को यहाँ संसद भवन लेकर पहुंचे, ताकि ये जो एक बड़ा फैसला हुआ है इसका अपने तरीके से स्वागत कर सके। बीजेपी जाहिर सी बात है कि इसके जरिए देश भर की महिलाओं को संदेश देना चाहती है और वो ये तय करेंगे कि किस तरह, कब और कहाँ कैसे संदेश देना है। तो जाहिर सी बात है कि अभी इस बारे में आधिकारिक टिप्पणी कोई नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो संकेत पहले से भी मिल रहे थे, उससे समझ में आ रहा है कि ये बिल जो है कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि सत्र आपने बुलाया है, जिसके बारे में बार बार ये कहा गया कि कोई सरप्राइज मिलेगा, हालांकि इसमें सरप्राइज थी भी नहीं, क्योंकि लगातार दिन भर से यही चर्चा हो रही थी कि शायद महिला आरक्षण ही वो मुद्दा हो जिसे लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है और इसको विपक्ष ने भी भांप लिया था। और यही कारण है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो हैदराबाद में हुई, वहां पर भी विस्तार से इसकी चर्चा की गई और कांग्रेस भी लगातार इस तरह के बयान दे रही थी। टीआरएस जो कि महिला आरक्षण को लेकर काफी मुखर रही है, उसने भी आज दिन भर संसद भवन में कई बार प्रदर्शन करके ये मांग की थी। तो इस लिहाज से ये विपक्षी दलों को इस बार शायद अंदाजा हो गया था कि सरकार क्या करने जा रही है। तो जो बात कही जाती है बार बार कि सरप्राइज एलिमेंट होगा, सरप्राइज एलिमेंट होगा, मुझे लगता नहीं कोई इतना बड़ा सरप्राइज इस लिहाज से रहा, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में, क्योंकि जिस बात का जिक्र हिमांशु भी कर रहे थे कि महिला मतदाता काफी महत्वपूर्ण संख्या में भी है और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, बल्कि अब तो कई राज्यों में ऐसा भी होने लगा है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक होती है। और ये भी देखने में आया है सुशील कि अब कई महिलाएं जो है वोट अपनी पसंद से देती हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से देती हैं। वो दिन चले गए कि जब घर के पुरुष तय करते थे और जाके महिलाओं को बोलते थे कि आपको यहाँ वोट डालना है, लेकिन अब महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं। बिहार का उदाहरण हिमांशु दे रहे थे कि जहाँ पर शराबबंदी की गई और नीतीश कुमार को इसका सीधा फायदा मिला, चाहे शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हुआ हो, चाहे शराबबंदी से अवैध शराब का धंधा बढ़ा हो, लेकिन महिलाएं खुश हैं और महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, ये फायदे होते हैं। इसी तरह से मोदी सरकार के जो फैसले हैं, वो चाहे उज्ज्वला योजना का हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2017 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव था वो जीतने में एक बड़ी भूमिका इस योजना ने निभाई है। तो इस तरह की योजनाएं होती है जिनसे सीधा महिलाओं को फायदा मिलता है। कर्नाटक में हमने देखा कांग्रेस ने ये घोषणा की है, गारंटी भी दी कि जो महिला प्रमुख होंगी घर की, उन्हें हर महीने 3,000 रुपया दिया जाए। तो ये वो सारे कदम है जो महिलाओं को टारगेटेड करके योजनाएं सरकारें और पार्टियां लॉन्च कर रही हैं, जिसका उनको फायदा भी हो रहा है। तो इसमें ये सबसे बड़ी योजना, जिसको मदर ऑफ ऑल स्कीम कह सकते हैं, जहाँ पर कि महिला आरक्षण जो कि इतने लंबे समय से लटका हुआ था, इसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा
और ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब जिस सरकार ने ये महिला आरक्षण बिल लागू करने का प्रयास किया है, महिला आरक्षण बिल लाने का की कोशिश की है, हमेशा उस सरकार को श्रेय दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार मोदी सरकार को भी इसका श्रेय मिलेगा। जी, तो ये खास बिल जो है ये संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात इस बीच ये है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बिल का स्वागत किया था। प्रहलाद पटेल अखिलेश राज्य मंत्री हैं, इसलिए कैबिनेट की बैठक पे तो वो होते भी नहीं, और कैबिनेट की बैठक की जानकारियां आप बाहर बता भी नहीं सकते हैं। इससे आप बंधे हुए होते हैं जब तक कि आधिकारिक घोषणा न हो। वो सही बात है, लेकिन देखिए ये एक राजनीतिक कदम है। आप जानते हैं आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा प्रचार का मुद्दा बीजेपी के लिए ये होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश जो कि बिल्कुल चुनाव के सिर पर खड़ा है, माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 सप्ताह के भीतर वहां पर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। प्रहलाद पटेल वहीं से आते हैं, तो ऐसे में उन्होंने उत्साह में आकर के ये ट्वीट किया। वो भी शायद मीडिया रिपोर्ट या टीवी पर चल रहा है वो देख करके किया है। बाद में उनको कहा गया उसे अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, आप इसलिए ट्वीट को हटा दीजिए। लेकिन एक संकेत जो हमें मिला था, जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि दिन में आज एक संकेत मिल गया था कि ये महिला आरक्षण बिल पर कोई बात हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कानून मंत्री जो है एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज के, उन्हें बुला लिया गया। तो इसका ये संकेत हमें जरूर मिला था कि शायद उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा कोई मामला है जिसको लेकर के कि आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और बाद में सूत्रों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि कैबिनेट की बैठक में उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा ये मामला जो है पारित कर दिया गया है, महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया जी। और महिला आरक्षण बिल का ये मसला अब नई संसद में सबसे पहला मुद्दा होगा, जिस पर तमाम दलों में चर्चा होगी। और निश्चित ही महिला सांसदों की जो आवाज़ है वो अब संसद में गूंजेगी ज़्यादा। नई संसद में महिला सांसदों की जो आवाज़ है उसमें और ताकत आएगी। हिमांशु, कई और देशों में भी जब हम देखते हैं कि महिलाओं का जो प्रतिशत है, जो प्रतिनिधित्व है, वो काफ़ी ज़्यादा है। उस हिसाब से भारत दुनिया में काफ़ी पीछे आता है। दुनिया के तमाम देशों में 147वां नंबर है भारत का। लेकिन अब निश्चित ही ये स्थिति भारत की काफ़ी सुधरने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए भारत एक एस्पिरेशनल कंट्री है, वो एक सुपर पावर बनना चाहता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का प्रतिनिधित्व जो है वो महिलाओं का बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस देश में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में, कानून बनाने में जो महिलाओं की भूमिका है वो बढ़ी है, वो महत्वपूर्ण हुई है। और अब देखिए इससे महिलाओं को और ताकत मिला है और ये एक तरीके का एक ऐसा पहल होगा जिससे आगे चलकर आपको और भी ज्यादा बदलाव दिखेगा पॉलिसी मेकिंग में। मैं आपके पास आता हूँ इसके तुरंत बाद। बहुत ज्यादा जंगल है, आदिवासी 32 जनजाति हैं वहाँ। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके खिलाफ पत्र लिखा था केंद्र सरकार को कि ये बिल न लाया जाए। इसको लाने से आदिवासी संस्कृति, क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म से मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं आदिवासियों के, वो जल जंगल जमीन से जुड़े होते हैं। वन से उनका अधिकार छीन लेना ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। तो मेरा यही निवेदन था कि जब और ऐसे समय में उस बिल को लाया गया, पारित किया गया कि उसकी बहस ही नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय मणिपुर मुद्दा चल रहा था, दोनों पक्ष हाउस को चलने नहीं दे रहे थे। तो विपक्ष की अनुपस्थिति में वो बिल लाया गया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। और इसका हमें बहुत दुख है कि आप एक तरफ नेहरू जी की बात कर रहे हैं, उनके नीति सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए था कि उन्होंने किस तरह से आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के उनके जो भी अधिकार है उसकी रक्षा की। लेकिन आपने उनको उस नया बिल लाकर एक तरह से आदिवासी संस्कृति का हनन करने का काम किया है। हेमंत रहेगा तो बार बार सनातन की बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कैसे? मैं एक बात कहूं, देखिए इस बार जो G20 का कार्यक्रम हुआ उसमें पूरी दुनिया के लोग आए और उसमें वसुधैव कुटुंबकम ये बोर्ड पे लिखा हुआ था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी सबको दिखा रहे थे। पूरी दुनिया से आए हुए बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सबको दिखा रहे थे। हमें भी अच्छा लगा कि हमारे देश में जो परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, मतलब पूरी दुनिया ही हमारा रिश्तेदार है। ऐसे में आपके देश के अंदर जितने भी जाति धर्म के लोग होते हैं, क्या वो आपके कुटुंब नहीं है? वो आपके रिश्तेदार नहीं है? जब आप पूरी दुनिया के लोगों को रिश्तेदार कह रहे हैं तो अपने देश के रहने वाले जो भी जाति धर्म के लोग हैं वो भी आपके रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारे देश में संविधान में भी दिया
दिया गया है कि सभी धर्मों का, सभी जातियों का बराबर सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं खुद भी, जैसे मैं हिंदू हूं, लेकिन हमारे मन में क्रिश्चियन के लिए भी उतना सम्मान है, मुस्लिम के लिए भी, सिख और ईसाई, जैनी, बौद्ध, सबके लिए सम्मान है और ये होना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर इस तरह की राजनीति बहुत ही ओछी हरकत है, इस पर बात करनी ही नहीं चाहिए। आपके पार्टी के नेता हैं, मुख्य तरफ से सुप्रीम कोर्ट का मूव किया गया था, पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट जाए। किस तरीके से देखते लगातार जो समन किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को? देखिए, आपने देखा होगा कि जब से चुनाव हुआ है और जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं बनी है, उन्हीं राज्यों में किस तरह से सरकारों को, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये अपने महाराष्ट्र में देखा और कई प्रदेशों में देखा। हमारे यहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी का सम्मान